हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया है कि आज की क्लास किस रिगार्डिंग है। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। आने वाले 10-15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई आपका रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। शायद मैंने ये अनाउंस करने में थोड़ा सा डिले कर दिया। मैंने बच्चों अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है, जहां पर मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेस चल रहे हैं और आने वाले हैं। तो आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मेरे उन प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आपका जो अनअकैडमी है वो मई 2021 के लिए सीए इंटर एंड सीए फाइनल के लिए योद्धा बैच लेकर आया है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो एक बारी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए और जरूर 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 ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड CA जसमीत 16 यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो वेट मत करिए, जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और इस योद्धा बैच को ज्वाइन करिए और अपने मई 2021 एग्जाम क्रैक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टाइम ऑफ सप्लाई पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई और सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को डील करता है और यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 आ रखी है, जो नॉर्मल सप्लायर को एग्जेम्पशन ग्रांट करती है एडवांस पेमेंट पे टैक्स देने के लिए। लेकिन अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 नहीं है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल सप्लायर के लिए और एक हम पढ़ेंगे कंपोजिशन सप्लायर के लिए। नॉर्मल सप्लायर के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो आपके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो कंपोजिशन स्कीम में जो लोग हैं उनके पास 4 डेट है, 4 डेट्स में जो अर्लियर होगा वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। और जो लोग नॉर्मल स्कीम में है उनके पास 2 डेट्स हैं, उन 2 डेट्स में से जो अर्लियर होगा वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब पॉइंट जो है वो दिमाग में रखने वाला ये है कि नॉर्मल स्कीम के केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट चेक ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 डेट चेक करनी है, एक आपका एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और एक आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो डेट ऑफ पेमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ड्यू डेट कहां है और किस सेक्शन में लिखी हुई है। ड्यू डेट आपकी लिखी हुई है सेक्शन 31 के अंदर और ड्यू डेट कहती है कि अगर सप्लाई में मूवमेंट है, मतलब आपको गुड्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाने हैं, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करना होता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर गुड्स हैं वहीं पर गुड्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा, यानी कि डिलीवरी दे दी जाएगी, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करनी होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर आपकी सप्लाई कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कॉन्टिन्यूअसली गुड्स को सप्लाई करेंगे लेकिन इनवॉइस आप एक ही इशू करेंगे, तो इस केस में आपका जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होता है वो होता है डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट और डेट ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है। तो अगर आपको पेमेंट पहले मिल गई और स्टेटमेंट आपने बाद में इशू किया है तो आप पेमेंट के वक्त इनवॉइस इशू करेंगे। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पहले इशू करते हैं और पेमेंट बाद में आती है तो आप स्टेटमेंट इशू करते वक्त इनवॉइस इशू करेंगे। इसके बाद तीसरा केस आता है गुड्स के केस में कि अगर आपने गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेजा हुआ है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, तो इस केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा जिस दिन गुड्स का एक्सेप्टेंस आ गया है वो वाला दिन। और अगर एक्सेप्टेंस 6 महीने के अंदर नहीं आया है तो जिस दिन 6 महीने पूरे होंगे वो वाला दिन, दोनों में जो भी अर्लियर है। ध्यान रखिएगा कि रिमूवल की डेट से अगर 6 महीने तक एक्सेप्टेंस आ जाती है तो एक्सेप्टेंस वाला दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। और अगर 6 महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो जिस दिन आपके 6 महीने एक्सपायर हो रहे हैं वो दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। राइट, यहां पर हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कवर होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 की। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर हमारे पास 4 डेट्स है, 4 डेट्स में जो भी अर्लियर होगा वो बन जाएगा आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्सेस पे करने होते हैं। इस केस में जो 4 डेट्स नोटिफाई करी गई हैं वो है आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, 31st day from the date of invoice, date of recording the payment in the books of account and date of debit in bank account। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल स्कीम के अंदर मतलब FCM के अंदर हमने जो यूज किया था वो यूज किया था क्रेडिट, क्योंकि सप्लायर को पेमेंट मिलती है उसके बैंक में पैसा आता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया था क्रेडिट। और रिसिपिएंट को पेमेंट करनी है तो उसके बैंक से पैसा जाएगा, डेबिट होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डेबिट। राइट, इसके अंदर हमारे पास इतना ही था। चलिए अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इसको डील करता है।
सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 कहता है कि सर सर्विस कंप्लीट होने के बाद अगर आपने इनवॉइस को टाइम से इशू कर दिया है तो उस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने इनवॉइस को टाइम से इशू नहीं किया है, आपने इनवॉइस को टाइम से इशू नहीं करा है, तो उस केस में जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई थी वो वाला दिन या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिली थी वो वाला दिन विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या है, मतलब कि ड्यू डेट क्या है और कहाँ लिखी हुई है। ये ड्यू डेट भी आपकी अंडर सेक्शन 31 लिखी हुई है और ये कहता है कि जनरली सर्विसेज के केस में इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर एक बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो उसका टाइम 30 डेज से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 45 डेज कर दिया गया है। अब अगर आपकी सर्विस कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि सर्विस 3 महीने तक चलेगी और पेमेंट इसकी पीरियोडिकल मिलेगी, तो इसे हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में ये कहता है कि अगर पेमेंट का डेट कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो गया है तो जो डेट पेमेंट का फिक्स हुआ है वही दिन आपके लिए क्या बन जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर पेमेंट का डेट फिक्स नहीं हुआ है तो जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी वो दिन हो जाएगा आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर आपने पेमेंट को लिंक कर दिया है किसी माइलस्टोन के साथ, किसी इवेंट के साथ, तो जिस दिन वो माइलस्टोन अचीव होगा वो दिन आपके लिए क्या बन जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। राइट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ डेबिटिंग द पेमेंट इन द बैंक अकाउंट और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में हमारे पास 3 डेट्स हैं, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ डेबिटिंग इन द बैंक अकाउंट एंड डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, सर्विस के केस में अपन 61st डे पकड़ते हैं और गुड्स के केस में अपन 31st डे पकड़ते हैं। ठीक है, अगर आप एक्ट की लैंग्वेज करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 60th डे और 30th डे। अब इसका क्रक्स क्या निकलता है, 61st डे और 31st डे। राइट। अच्छा, अब स्पेशल सेक्शन 13 सेक्शन सबसेक्शन 3 के अंदर एक प्रोविजो ऐड किया हुआ है और ये प्रोविजो कहता है कि अगर इंडियन एंटरप्राइज ने अपने फॉरेन एसोसिएटेड एंटरप्राइज से अगर सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, इंडियन एंटरप्राइज ने अगर अपने एसोसिएटेड फॉरेन एंटरप्राइज से सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगा। ये आपका नॉर्मल तरीका था, तो नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगा, यहां पे स्पेशल तरीका अप्लाई किया जाएगा। जिस दिन हम फॉरेन एई को पेमेंट करेंगे वो वाला दिन, या फिर जिस दिन हम फॉरेन एई को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे वो वाला दिन, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विस फ्रॉम द फॉरेन एई, तो यहां पर इंपोर्ट के केस में आरसीएम तो लगता है, ये बॉस हमको क्लियर है, लेकिन यहां पे नॉर्मल प्रोविजन ऑफ आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 डेट्स आपको ध्यान रखनी है, एक दिन जिस दिन आपने एक्चुअली में पेमेंट किया है फॉरेन एई को, या फिर जिस दिन आपने फॉरेन एई को अपने बुक्स में डेबिट कर दिया, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अच्छा, मैंने एक ड्यू डेट मिस कर दी, सेसेशन ऑफ सर्विस की। अगर आपका सर्विस बीच में ही सीज हो जाता है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर सर्विस बीच में ही सीज हो जाता है तो जिस दिन आपका सर्विस सीज हुआ है उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करनी है और उतने ही अमाउंट के लिए इनवॉइस इशू करनी है जितनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको टेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा और इसके लिए मैं आपसे 10,000 रुपीज चार्ज करूंगा। मैंने 60% सिलेबस कंप्लीट किया और बीच में सर्विस प्रोवाइड करना छोड़ दिया, तो जिस दिन मैंने आपका सर्विस देना छोड़ा, से मैंने आज की डेट पे 16th ऑफ दिसंबर को आपको सर्विस प्रोवाइड करना छोड़ दिया, तो मैं 16th ऑफ दिसंबर को आपको इनवॉइस इशू करूंगा और उतनी इनवॉइस इशू करूंगा जितनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 60% के लिए। राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 12(4) और 13(4). ये दोनों ही सेक्शन सेम बात करते हैं कि अगर आपने वाउचर के थ्रू सप्लाई करी है, आपने वाउचर के थ्रू सप्लाई करी है और सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल थी, जब आपने वाउचर इशू किया था तो आपको पता था कि इस वाउचर के अगेंस्ट पे क्या सप्लाई होगा, तो उस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो बनेगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। लेकिन वाउचर इशू करते वक्त आपको ये नहीं पता था कि इस वाउचर के अगेंस्ट पे क्या सप्लाई होगा, तो इस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अब हमने क्या पढ़ लिया, सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(3), सेक्शन 12(4), सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(3), सेक्शन 13(4). अब आता है सेक्शन 12(5) और 13(5). ये रेसिडुअल सेक्शन है और ये कहता है कि अगर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 अगर ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई ना बता पाए तो आप मेरे पास आना, मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताऊंगा और
इसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई होता है कि अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, आपको अगर रिटर्न फाइल करनी है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और अगर आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है तो जिस दिन आप जीएसटी का पेमेंट करोगे वो दिन, दोनों में जो भी अर्लियर है वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली आपका जो सबसेक्शन 5 है उन लोगों के ऊपर लगता है जो लोग टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति टैक्सेस की चोरी करता है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनता है जिस दिन उसको आपका रिटर्न फाइल करना है, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेस की चोरी कर रहा है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनता है जिस दिन वो पेमेंट करता है, राइट। इसके बाद आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 6। अगर आपको आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम से रिसीव नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपने रिसिपिएंट के ऊपर पेनल्टी लगा दी है, डिलेड पेमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, इंटरेस्ट लगा दिए हैं, तो उस पेनल्टी, इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसके लिए सबसेक्शन 6 कहता है कि जिस दिन आपको वो पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होगा वो दिन आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 हमने ओवर कर लिया है। सीए इंटर में सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ही थे। अब मैं सेक्शन 14 की बात करने जा रहा हूं। ये जो सेक्शन है ये सीएस वालों बच्चों के लिए है और जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। सेक्शन 14 क्या कहता है कि सर अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा? मतलब पहले रेट ऑफ टैक्स 12% था लेकिन अब रेट ऑफ टैक्स 18% हो गया है। तो अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? ये सेक्शन नंबर 14 ने हमको बताया। सेक्शन 14 कहता है कि हम दो इश्यूज को टैकल करेंगे। एक हम टैकल करेंगे कि रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो सर आपकी जो सप्लाई होती है उसमें 3 इवेंट होते हैं। एक होता है सप्लाई करना, एक होता है इनवॉइस इशू करना और एक होता है पेमेंट रिसीव करना। इन तीनों इवेंट में जिस भी रेट के साथ 2 इवेंट होंगे वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर 12% के साथ 2 इवेंट हो रहे हैं तो 12% एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर 18% के साथ 2 इवेंट हो रहे हैं तो 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। इन 3 इवेंट में से जो भी रेट के साथ 2 इवेंट आ जाएंगे वो वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब दूसरा इश्यू जो सेक्शन नंबर 14 डील करता है वो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई की। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर अगर मेजॉरिटी बनाने वाले, मतलब वो जो 2 इवेंट एक साथ हुए थे वो इनवॉइस और कंप्लीशन के थे, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? डेट ऑफ इनवॉइस। अगर मेजॉरिटी बनाने वाले डेट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ कंप्लीशन थे तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? डेट ऑफ रिसीट। अगर मेजॉरिटी बनाने वाले डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट थे तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर दोनों में जो भी अर्लियर है। अच्छा, सेक्शन 14 में हमेशा आप लोग एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ सप्लाई आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनता है। आपका टाइम ऑफ सप्लाई या तो डेट ऑफ इनवॉइस होगा या तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट होगा या फिर दोनों में जो भी अर्लियर है वो होगा, राइट। यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई पूरा होता है। जल्दी मिलेंगे आपको अगले एक सुपर फास्ट रिवीजन में, जिसमें उम्मीद है मेरा मन जो कर रहा है वो मैं आपका आईटीसी रिवाइज कराने के मूड में हूं, तो हो सकता है अगला वीडियो आपको आईटीसी का ही मिले। लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको रिसीव। कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।